हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर हिस्ट्री क्लास। आज हम देखेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता जो कि एक ताम्रयुगीन सभ्यता थी, जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। हमने देखा था उस सभ्यता का उद्भव, विशेषताएं और उसका पतन। आज हम देखेंगे सभ्यता के विकास क्रम में आगे होने वाले विकास की घटनाओं का वर्णन। तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद भी विकास की प्रक्रिया अनवरत चलती रही। विकास की इस प्रक्रिया में 600 बीसी से लेकर 600 ईस्वी तक का कालखंड अत्यंत महत्वपूर्ण कालखंड माना जाता है। तो अब हम देखते हैं इस चैप्टर को डिटेल से। तो हड़प्पा सभ्यता के बाद या ताम्रयुगीन सभ्यता के हजारों वर्षों बाद भी उपमहाद्वीप में विकास की प्रक्रिया अनवरत चलती रही। तो विकास की अनवरत प्रक्रिया के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता के किनारे रहने वाले लोगों के द्वारा वेदों की रचना की गई। तो वेद जो उस कालखंड की जानकारी के स्रोत माने जाते हैं। इनके अनुसार उत्तर भारत, दक्कन और कर्नाटक के क्षेत्र में अनेक कृषक बस्तियां सामने आई थी। तो ईसा की 6ठी शताब्दी से विकास की अनवरत प्रक्रिया के अंतर्गत नए परिवर्तनों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। तो 600 बीसी से लेकर 600 ईस्वी तक के कालखंड का अध्ययन हम स्टूडेंट्स निम्न स्रोतों के आधार पर करते हैं, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं किसी भी कालखंड की जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो इनमें आते हैं अभिलेख, सिक्के, चित्र और तत्कालीन ग्रंथ। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले अभिलेख के बारे में। अभिलेख वे साक्ष्य हैं या अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तनों पर लिखे हुए होते हैं। अर्थात अभिलेख की परिभाषा क्या हुई कि अभिलेख वे साक्ष्य हैं जिनसे किसी कालखंड या किसी सभ्यता के तात्कालीन जीवन पद्धति, समाज, राजनीतिक जीवन व सामाजिक जीवन की जिनसे जानकारी प्राप्त होती है। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त सिक्के और मृदभांड और वैदिक कालीन सभ्यता से प्राप्त साहित्य, जिनके अंतर्गत वेद आते हैं जैसे कि ऋग्वेद, और उत्तर वैदिक कालीन साहित्य जिनमें यजुर्वेद और अथर्ववेद आते हैं और अनेक वैदिक संहिताएं आती हैं। और अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथों में जो उस कालखंड की जानकारी जिनसे अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं वो है मौर्यकालीन अभिलेख, जिनमें प्रमुख है अशोक के स्तंभ अभिलेख और रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। और उस काल में रचित अनेक रचनाएं, जिनमें सबसे प्रमुख आती है कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मेगस्थनीज की इंडिका, जो कि उस कालखंड की महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करती हैं। तो 600 ईस्वी से लेके 600 ईसा पूर्व से लेके 600 ईस्वी तक के मध्य कालखंड में अनेक राज्यों या अनेक महानगरों का उद्भव हुआ, जिनको हम महाजनपद कहते थे। तो 16 महाजनपदों का उल्लेख प्राप्त होता है, जिनमें अब हम देखेंगे जनपद की परिभाषा। तो जनपद की परिभाषा इस प्रकार है। तो जनपद एक ऐसा भूखंड है जहाँ कोई जन अर्थात लोग, कुल या कोई जनजाति बस जाती है, वो स्थान क्या कहलाता है? जनपद। तथा अर्थात पुरातात्विक अभिलेखों व ग्रंथों से महाजनपदों का उल्लेख मिला है, जो कि निम्न प्रकार है। तो 16 महाजनपदों में सबसे महत्वपूर्ण जनपद था मगध। तो मगध ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए अत्यंत महत्वपूर्ण महाजनपद था। तो बच्चों, मगध साम्राज्य की राजधानी थी राजगृह, गृहवज्र या कुशाग्रपुर।
जिसको हम पाटलिपुत्र के नाम से भी जानते थे। तो पाटलिपुत्र को एक अन्य नाम से भी जाना जाता था, जो है कुसुमपुर भी कहा जाता था। मगध साम्राज्य में नंद वंश व मौर्य वंश दो महत्वपूर्ण वंश हुए। तो अब हम देखते हैं थोड़ा सा वर्णन नंद वंश के बारे में। तो नंद वंश की स्थापना की थी, नंद वंश के संस्थापक थे महानंदिन, और महानंदिन जिसकी जानकारी मिलती है खारवेल के अभिलेख से। तो नंद वंश का कालखंड था 344 बीसी से 323 बीसी। और अब हम देखते हैं मगध साम्राज्य का थोड़ा सा विस्तार से वर्णन। मगध साम्राज्य आर्थिक रूप से समृद्ध और लोहे के खदानों की उपलब्धता व भौगोलिक स्थिति, जो कि मगध साम्राज्य सोन व गंगा घाटी के मध्य स्थित था, इस कारण से ये भूमि अत्यंत उपजाऊ थी। अत्यंत उपजाऊ होने के कारण यहाँ पे उत्पादन अधिशेष होता था, जिससे कि व्यापार वाणिज्य वहाँ का व्यापार और वाणिज्य अत्यंत सुदृढ़ अवस्था में था। अतः मगध सामाजिक, आर्थिक व सैन्य सांस्कृतिक दृष्टि से सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। तो महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति अत्यंत सुदृढ़ थी, क्योंकि उसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी स्थिति थी जो कि उत्पादन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण थी। तो मगध साम्राज्य के विकास के साथ साथ मौर्य साम्राज्य का भी उदय हुआ था। तो मौर्य साम्राज्य जिसका संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका टाइम पीरियड माना जाता है 321 ईसा पूर्व। तो 16 महाजनपदों को हमने मैप से समझाने की कोशिश करी है, जिनके अंतर्गत हैं 16 महाजनपद निम्न प्रकार से हैं। उत्तर में है कंबोज, उसके नीचे है गांधार, उसके नीचे कुरु, उसके नीचे पांचाल, फिर कौशल, मल्ल, वज्जी, सूरसेन, वत्स, काशी, मगध और मत्स्य, अवंती, चेदी और अश्मक। तो ये क्या था? 16 महाजनपद। अब हम देखते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में विस्तार से वर्णन। तो मौर्य साम्राज्य का विस्तार देखते हैं। मौर्य साम्राज्य पश्चिम में बलूचिस्तान, अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक माना जाता था अशोक। और मौर्यकालीन इतिहास के साक्ष्य निम्न प्रकार से विभिन्न प्रकार के अभिलेख, जिनमें आते हैं अशोक के अभिलेख, रुद्रदामन का अभिलेख, समुद्रगुप्त का अभिलेख, और सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख आता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जिससे मौर्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। और अन्य ग्रंथ है मेगस्थनीज की इंडिका। अब हम देखते हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में कुछ वर्णन। तो कौटिल्य की अर्थशास्त्र एक प्रथम लौकिक पुस्तक मानी जाती है, जिसके अंतर्गत 15 अभिकरण, 180 प्रकरण, 6000 श्लोक, जो कि संस्कृत भाषा में रचित हैं। तो अर्थशास्त्र को एक प्रथम लौकिक पुस्तक माना जाता है। तो स्टूडेंट, इसमें कितने अभिकरण थे? 15 तो अभिकरण थे और 180 प्रकरण थे और 6000 श्लोकों में ये पुस्तक रचित है। और 1909 में श्याम शास्त्री के द्वारा इस अर्थशास्त्र का प्रकाशन किया गया। तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न विषयों के बारे में वर्णन है। इसके अंदर धर्म संबंधी चर्चा ना के बराबर की गई है, और ये एक राजनीति से संबंधित पुस्तक है, जो कि मौर्य साम्राज्य के राज्य के बारे में, राज्य व्यवस्था के बारे में जानकारी देती है। इसमें कृषि का वर्गीकरण किया गया है, सड़कों की व्यवस्था के बारे में बताया गया है, टैक्स व्यवस्था के बारे में बताया गया है, गुप्तचर व्यवस्था के बारे में बताया गया है, और
इस पुस्तक के अर्थशास्त्र के प्रथम भाग में, जिसको विनयाधिकारी नाम से विनयाधिकारी कहा गया है, और विनयाधिकारी का अर्थ होता है राजा। और छठा भाग जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें राज्य के सप्तांग सिद्धांत के बारे में वर्णन किया गया है। इसके अंतर्गत राज्य की तुलना मनुष्य के शरीर से की गई है। तो इसके अंतर्गत राजा को सिर की संज्ञा दी गई है, अमात्य को आंखें कहा गया है, और जनपद को जंघाएं कहा गया है, दुर्ग को बाहें कहा गया है, और कोष को मुख कहा गया है, और सेना को मस्तिष्क कहा गया है, तथा मित्र को कान की संज्ञा दी गई है। अब हम देखते हैं मौर्यकालीन नगर प्रशासन। अर्थशास्त्र के अंतर्गत पाटलिपुत्र के लिए पोलीप्रथा नाम का प्रयोग किया गया है। और मौर्यकालीन नगर प्रशासन के लिए 6 समितियां गठित की गई थी, जिसमें 6 समितियों में प्रत्येक में 5 सदस्य होते थे। ये 6 समितियां निम्न प्रकार से थीं। शिल्पकला समिति, जो शिल्प संबंधी कार्यों को देखती थी। विदेश विभाग समिति, जो कि अपने पड़ोसी राज्यों के साथ संबंधों को देखती थी। तीसरी थी जनसंख्या समिति। चौथी थी वस्तु निरीक्षक समिति। और छठवीं थी उद्योग व्यापार समिति। और छठवीं समिति थी कर समिति, जो कि राज्य के कर संबंधित मामलों को देखती थी कि कहाँ टैक्स बढ़ाना है और टैक्स कम करना है। इस प्रकार नगर प्रशासन समिति के समान ही सैन्य प्रशासन समिति भी थी, जिसमें 6 समितियां थी और प्रत्येक में 5 सदस्य होते थे। तो सैन्य प्रशासन के अंतर्गत जो 6 समितियां आती थी वो इस प्रकार हैं: जल सेना समिति, पैदल सेना समिति, रथ सेना समिति, अश्वसीमा समिति और गज सेना समिति। तो ये था मौर्य साम्राज्य के बारे में कुछ वर्णन। आगे के पार्ट में हम देखेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में कुछ और विशेषताएं। थैंक यू।